हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वह है मॉडल पेपर 2024-25 को सॉल्व करना, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 24 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो अब आपके पास विशेष पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो आप लोग केवल और केवल जितने आपसे मॉडल पेपर हो सके आप उनको मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर में जितने निर्देश दिए रहते हैं आप उन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िए, ताकि परीक्षा के समय आपको बार बार निर्देश पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल पेपर प्रश्न पत्र 2024-25 वाला, कक्षा 10, विषय हिंदी है। आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आपका समय यहाँ पर दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का। अब जितने निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। निर्देश में आपको पहला निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश आपको दिया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में है, एक आ खंड है, एक बा खंड है। 2 खंडों में आपका प्रश्न पत्र विभाजित है। तीसरा निर्देश आपके सामने दिया गया है कि प्रश्न पत्र में जो खंड आ है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प को आपको OMR सीट में भरना होगा। OMR सीट मिलेगी आपको 20 क्वेश्चन, उसमें जो आपके बहुविकल्पी होंगे आपको OMR सीट भरनी पड़ेगी। उसमें आपको लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना, उसमें आप टिक कर मतलब गोला बनाकर आप लिखेंगे। चौथा निर्देश आपको दिया गया है, खंड नंबर जो आ है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसके लिए आपको 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे प्रश्न खंड नंबर आ में आपको उतने नंबर मिलेंगे। 5वां निर्देश दिया गया है कि OMR सीट पर उत्तर जो आप अंकित किए जाने वाले हैं उसके पश्चात में आप काट पीट ना करें, इरेजर ना करें, यानी कि जो आप एक बार गोला कर दिए हैं फिर आप उसको बार बार काटे पीटे ना। व्हाइटनर वाइटनर का प्रयोग भैया ना करें आप लोग, नहीं तो अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य। हाँ, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। अगला निर्देश आपके सामने है, छठा निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो आप देखते हुए चलिएगा कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है। तब चलिए हम शुरू करते हैं। खंड नंबर आ, खंड आ पूर्णांक 20 नंबर का जो खंड आ है उसमें है प्रत्येक 1-1 नंबर के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपको ध्यान देना है कि अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न को सही कर लेते हैं तो जान लीजिए आपका 70 में तो 65 प्लस होना बन जाता है, फिर आप 65 प्लस ले आएंगे। लेकिन अगर आप भैया बहुविकल्पीय में गड़बड़ कर दिए 20 नंबर में, अगर आप 20 में 18 भी ला रहे हैं या 20 में 19 या 20 में 20 ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, तब आप 65 प्लस पहुंच जाएंगे हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आपके पास ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग और शुक्लोत्तर युग। तो आपको बता दें कि जो बाबू गुलाब राय हैं वह शुक्ल युग के लेखक हैं। कभी कभी शुक्ल युग को शुक्ल युग ना दे करके प्रेमचंद युग दे देगा, प्रेमचंद युग, तो भी वह सही माना जाएगा। शुक्ल युग को प्रेमचंद युग कहते हैं, प्रसाद युग कहते हैं और छायावाद युग भी इसी का नाम है। तो ऑप्शन में आपको चाहे शुक्ल युग दे, चाहे प्रेमचंद युग दे, चाहे प्रसाद युग दे, आपको ऑप्शन लगाना है शुक्ल युग वाला, यानी कि सी वाला। तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ? शुक्ल युग। आपके सामने दूसरा प्रश्न दिया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चिंतामणि किसकी रचना है। तो आपको बता दें कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा कि किनकी रचना है, तब क्या करेंगे? केवल विधा जान के नहीं आपको संतुष्ट रहना ना, आपको नाम भी जानना चाहिए कि किनकी रचना है। तो जो चिंतामणि है यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब पूछ रहा है किस विधा की रचना है, तो यह निबंध विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। आप लोग ध्यान देते होंगे तो सबके सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों का है। यहाँ पर पहला प्रश्न 1 नंबर का था, दूसरा भी 1 नंबर का था। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है, इसके लिए भी आपको 1 अंक दिए जाएंगे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं मुंशी प्रेमचंद जी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और हरिकृष्ण प्रेमी जी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो गबन रचना है वह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो हम आपको शुक्ल युग के साथ 2-4 और इम्पॉर्टेंट बता देते हैं, कभी कभी कुछ और पूछ सकता है ना। तो आप भारतेंदु जी की समय सीमा याद कीजिए, भारतेंदु जी की, द्विवेदी युग की और छायावाद युग या फिर शुक्ल युग की।
हम आपको इन तीनों की बता दे रहे हैं क्रम से। तो सबसे पहले जो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वह 1885 से 1900 तक मानी गई है। किसी किसी बुक में आपको 1850 दिया जाता है, लेकिन 1885 या 1850 से लेकर के 1900 तक आपका भारतेंदु युग होता है। दूसरा है द्विवेदी युग, वह 1900 से लेकर के 1919 ईस्वी तक रहता है। कौन? द्विवेदी युग। अब जो हमारा तीसरा है, जो तीसरा और शुक्ल युग है, शुक्ल युग हमारा 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक माना गया है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर कौन किस में 1919 से 1938 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 1919 से 1938 तक है। तो शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक है। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। अगला प्रश्न आपका है नीड़ का निर्माण फिर। प्रश्नोत्तर नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर यह किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी है। ये अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। इसके लिए भी मिलेंगे आपको 1 नंबर। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? देखिए मैं आपको एक के साथ दो कनेक्ट करके चल रहा हूँ। जैसे पहले पूछा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की है, तो मैंने आपको विधा भी बताया और लेखक का नाम बताया। उसी प्रकार से पूछ रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो हम आपको युग का नाम बताएंगे और किन की रचना है ये भी बताएंगे, और ये किस विधा की रचना है उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रिय प्रवास है यह आपका द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा कि द्विवेदी युग की रचना है। अब यहाँ से दो चार क्वेश्चन और बन रहे हैं, उनको हम बता दे रहे हैं कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। अब बताएं आपको कि प्रिय प्रवास किन की रचना है? तो प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है। हरिऔध जी की रचना हमारी है प्रिय प्रवास। अब हम बताएं प्रिय प्रवास है क्या? तो प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। अगर पूछ ले कि प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है, तो प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। किस युग की है? द्विवेदी युग की है। इसके लेखक हरिऔध जी हैं। तो आपको प्रिय प्रवास से संबंधित 3 बातों का ध्यान रखना होगा। तो आपके पेपर में कुछ भी घुमा फिरा के देंगे तो आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मधुशाला, और बहुतों बार पेपर में पूछ ली गई है। मधुशाला किसकी रचना है? 1 नंबर आपको मिलेंगे। आपके सामने ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी, हरिवंश राय बच्चन जी, हरिऔध जी और सुमित्रानंदन पंत जी। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आपको इसको जरूर ध्यान रखना होगा। इनकी 1-2 रचनाएं और भी है, जैसे एक इनकी रचना है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण यह 12th में भी पूछी गई थी और आप में भी पूछ सकते हैं इसको, निशा निमंत्रण। और नीड़ का निर्माण फिर अभी आपने ऊपर पढ़ा ही है, तो 2-3 रचनाओं को उनको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है 8वां कि भारत भारती किसकी रचना है? जो भारत भारती रचना है किनकी है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में आपके सामने है सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी। तो जो भारत भारती रचना है यह मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। मैथिली शरणगुप्त जी की रचना हमारी भारत भारती है। और यह किस युग की है? तो यह द्विवेदी युग की रचना है। दोनों आप ध्यान में रखिएगा, द्विवेदी युग की रचना है और मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है भारत भारती। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक रहा? इसके लिए मिलेंगे आपको 1 नंबर। अब आधुनिक काल को जानने से पहले अब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के बारे में चर्चा ना करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको डायरेक्ट आधुनिक काल के बारे में बताते हैं। तो आधुनिक काल जो माना जाता है वो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो माना जाता है वो माना जाता है सन 1885 से लेकर के अब तक का एक पीरियड है इसका। 1885 से लेकर के अब तक माना जाता है ईस्वी में। बट इसमें 1885 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसमें दिया गया 1843 ईस्वी। तो बहुत विद्वान अलग अलग मानते हैं, तो इसमें आप यही 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक वाला ऑप्शन आप सही कर दीजिएगा। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक आपका आधुनिक काल माना जा रहा है। 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए मिले आपको 1 नंबर। 9 प्रश्न यहाँ तक हम सही कर चुके हैं। अब 10वें प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? आपके सामने ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल और रीतिकाल।
अब हम मतीराम के साथ साथ आपको 2-3 और कवि के बारे में बताएंगे। मतीराम किस युग के कवि हैं, तो ये रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम के अलावा अगर आपसे पूछ ले कि घनानंद कहाँ के हैं, तो वो भी रीतिकाल के हैं। घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, आलम, बोधा है, आलम है, ये सब कहाँ के कवि हैं आपके, तो ये सब आपके रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में बिहारी भी आपके आते हैं, तो ये सब कहाँ के हैं, तो रीतिकाल के हैं, आपको ध्यान देना होगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 10 का राइट आंसर क्या हुआ, रीतिकाल। 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला हमारा है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है शोक, हास, रति और निर्वेद। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके लिए मिलेंगे आपको 1 नंबर। अगला हमारा है प्रश्नोत्तर नंबर 12। प्रश्नोत्तर नंबर 12 कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोनी गात, मनो नील मणिशैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे गलत लिखा गया है, प्रकाश नहीं होगा, प्रभात होगा। टाइपिंग मिस्टेक है बोर्ड वालों की तरफ से जो इसमें पेपर छापे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा होगा। तो आप एक ट्रिक बता दें जिसमें आ जाएगा मनु मानव, जनु जानव, मनोह जनह, ये सब जब आ जाते हैं लक्षण हैं, तो ये किनका लक्षण होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का ये लक्षण होता है। अगर कहीं भी आपको मिल जाए मनु मानव, मनोह जनह, तो ये सब आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। यहाँ पर मनोह शब्द आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। अगला हमारा है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है कि आकर्षण शब्द में, 14वां प्रश्न है कि आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। एक शब्द दिया गया है आकर्षण, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो आकर्षण में आ उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। आकर्षण में आ उपसर्ग होता है। इसके लिए भी मिलेंगे आपको 1 नंबर। प्रश्नोत्तर नंबर 15 आपके सामने दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर नंबर 16 कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर का मतलब हुआ पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, तो बहुब्रीहि समास हुआ। पीताम्बरम मतलब यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए कहा गया है कि जिसका वस्त्र पीला हो, पीताम्बरधारी उन्हीं को कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, कौन समास हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। इसके लिए मिले आपको 1 नंबर। 17वां प्रश्न हमारे सामने है कि जो एक शब्द आया है आंसू, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है। आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु। इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, अश्रु। आंसू का तत्सम होता है अश्रु। क्लियर। तो इसके लिए भी आपको मिले 1 नंबर। आपका 17वां भी हुआ सही, ऑप्शन नंबर ए अश्रु, 1 नंबर मिला यहाँ से। अगला आपका है कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, पेपर में आने की संभावना भी है। 20 नंबर में कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता नहीं होती है और भाव की भी प्रधानता नहीं होती है। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। 1 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 19 पर आते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 19 है ताभ्यः। आया शब्द ताभ्यः, इसमें पूछ रहा है किस वचन का है और किस विभक्ति का है। तो ताभ्यः आपका चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में है। ताभ्यः आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन ताभ्यः। तो यहाँ से भी आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला और इस खंड नंबर का आखिरी प्रश्न है 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य है, बचपन है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं।
तो मनुष्य एक प्रकार से संज्ञा है, कोई भी नाम कोई भी स्थान ऐसा संज्ञा होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए वही सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका क्या है, सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आपका जो 20वां प्रश्न है उसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी यह आपका सर्वनाम है। 1 नंबर यहाँ से मिले। अगर आप इस प्रकार से पूरा सही किए होंगे तो आपको अभी तक 20 में से पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। अब आप इसी क्रमबद्धता को अपनाते हुए आगे चलेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आप एक क्रम से लिखेंगे तो अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ से आ गया खंड नंबर 12। यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आपको इसमें लिखना होगा। अभी तक आपको OMR में देना होता था, वो 20 नंबर का था। यहाँ से पूर्णांक आपके 50 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं जो वर्णनात्मक हैं। खंड नंबर 12 स्टार्ट हुआ। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के हैं। तो इस प्रकार से 3 × 2 = 6 नंबर के आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो चलिए हम देखते हैं गद्यांश कौन सा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई बात कही है तो एक स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है वह हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिनमें वे सभी गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो इस प्रकार से आपका एक गद्यांश रहा। बहुत ही अच्छा गद्यांश है और बहुत ही सरल गद्यांश है। पहले ही पाठ से आपके लिया गया है मित्रता, क्योंकि आपको यहाँ से ट्रिक भी देखना हो तो एक शब्द मिल गया मित्रता। तो स्पष्ट है कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए और 2 नंबर पाइए। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? आप हेडिंग लगाइएगा संदर्भ, हेडिंग लगाइएगा संदर्भ, और संदर्भ में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा और आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वह है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको यहाँ तक की व्याख्या करनी है। तो आप व्याख्या में लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। जब उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दूसरा लगाकर फिर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, चिन्ह इस प्रकार से बनाएंगे और उसमें आप लिखेंगे पहली पंक्ति में सबसे पहले आप लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। कभी भी जब व्याख्या करें आप रेखांकित अंश की तो जो चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम जरूर लिखें। तो आप लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। उसके बाद जो है आप उसको लिख दीजिएगा, शुक्ल जी कहते हैं। अब क्या कहते हैं तो आप इसका व्याख्या करिएगा कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकते हैं। अपने शब्दों में बना कर लिखिएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव से दूसरे स्वभाव वाले व्यक्ति की मित्रता हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक मित्र का जो विचारधारा हो दूसरे तरफ होती है, आपकी विचारधारा अलग होती है। किसी टॉपिक पर कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि जो आप सोचे वही आपका मित्र सोचे, तभी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये जो हमारा समाज है, मित्र सामने वाले से मित्रता क्यों करेगा? क्योंकि वह उसके गुणों को देखकर जब प्रभावित होता है तब वह मित्रता की ओर अग्रसर होता है। इसलिए कहा गया कि समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। आपकी व्याख्या संपन्न हुई, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से क्यों आकर्षित होते हैं? अभी आप लेखक प्रश्न कर रहा है कि जो लेखक है वो कह रहा है समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो मित्रता का भाव बढ़ाने के लिए कि हमारी उनसे मित्रता हो जाए, इसलिए एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर आप इसका उत्तर ढूंढना चाहेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा कि यहाँ पर लिखा गया है रुचि और मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं कि हमारी उनसे मित्रता हो जाएगी, तो जो उनकी गुण है हम भी कुछ सीख लेंगे। इस प्रकार के भाव लेखक का है जो आचार्य शुक्ल जी हैं। अथवा में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको कीजिए, नहीं तो अथवा वाला आप अगर आपको आ रहा है तो भैया अथवा वाला कीजिए। अथवा में कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन।
परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठि पर ना बच रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे। यह असंभव, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, मैं चमक कर अंधा बन रही हूँ। तो यह जो गद्यांश है इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके भी जो आपके पास 3 प्रश्न हैं, इसका भी गद्यांश लिखिएगा। इसके गद्यांश का संदर्भ लिखने के बाद इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा, जो परम पिता से लेकर के यहाँ तक है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तो आप इसका आराम से लिख सकते हैं उत्तर। अब अगर मान लीजिए आप संदर्भ सोच रहे हैं कि संदर्भ बता दिया जाए, तो संदर्भ के लिए आपको पता है कि यह जो चैप्टर है यह ममता नामक पाठ से है। इसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप इसका संदर्भ भी पूरा लिख देंगे। व्याख्या के लिए आप यहाँ से परम पिता से लेकर के अपने हिसाब से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, उसके बाद अपना आप बनाकर लिख दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया जा रहा है। तो आप इसमें पढ़ेंगे आराम से तो आपको मिल जाएगा क्या है। तो इस प्रकार से आप दोनों में से आपको जो भी आएगा आप आराम से हल कर सकते हैं, आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो अगला आता है प्रश्नोत्तर नंबर 2। यहाँ से आ जाते हैं आपके पद्यांश वाला पोर्शन, ये भी 6 नंबर का होता है। पद्यांश में कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं, उनको उत्तर देना है। 3 × 2 यानी 6 नंबर का आपका हुआ। तो आपका जो पद्यांश है वो क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चढ़े सिर छत्र धराई, असूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिहि पाई। यह जो आपका चैप्टर है पहला ही चैप्टर है पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आपके सूरदास जी महाराज हैं। मतलब लेखक क्या रचयिता हैं, क्योंकि ये पद लिखे हैं। तो इसका जो संदर्भ है आपका संदर्भ वैसे भी पूरा हो गया, इसका जो संदर्भ है वैसे भी पूरा हो गया कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ बताइए। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक चैप्टर से या पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं, श्री सूरदास जी हैं। तो इस प्रकार से आपका संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आप हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो अपने प्रभु की आराधना करते हुए कहते हैं कि बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चढ़े सिर छत्र धराई। 2 लाइनों का आपका अर्थ लिखना है, जिसका जो भाव है कि वो प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे हरि, हे भगवान कृष्ण, जिसकी कृपा आपके ऊपर हो जाता है वह अगर बहरा भी है तो उसको सुनाई देने लगता है, अगर वह गूंगा है तो वह फिर से बोलने लगता है, और जो एक भिखारी है जो रंक है वो अपने सर पर छत्र धारण करके यानी एक राजा की भांति चलने लगता है। यह कब संभव है, जब आपकी कृपा किसी पर होती है तब। उसी पर यह वंदना करते हुए लिखा गया पद है। अब अगला तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए भैया चरण कमल में आपका रूपक अलंकार है, बहुत अच्छा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराय रूपक अलंकार का। ठीक है, तो आराम से आप इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ पर आया है एक शब्द आया है बार बार, तो यहाँ पर बाबा की आवृत्ति है तो आप अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, बा पूरी इसमें भी है आपका है, तो अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके 2 2 2 यानी कि 6 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। बहुत सरल पेपर है, ज़्यादा कठिन है नहीं। अगला अथवा है। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है तो आप जो अथवा में है कि सुन सुंदर बैन सुधार सानी सयानी है, जान कि जानी भली तिरछी करि नैन तिह समुझाय, कहीं मुस्काहि चली तुलसी तहि अवसर जे ही रवे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली। आप ये जो पद है आप इस पद का भी आप संदर्भ लिख सकते हैं, तुलसीदास जी वाला जो चैप्टर है वहाँ से है। रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है कि यहाँ पे ही 2 लाइन है, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मज मंजुल कंज कली। यहाँ पर कह रहा है अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो आपको यहाँ पे माँ, जैसे मनु मंजुल है, माँ क्या व्यक्ति है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चाहे आप ऊपर वाला करें चाहे इसको करें, आराम से हो जाएगा। तो 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर। यहाँ से आपका संस्कृत वाला पोर्शन स्टार्ट होता है।
प्रश्नोत्तर नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 + 3 अंक का है। 2 नंबर का आपका होता है संदर्भ जो कहा गया है, 3 नंबर का आपका होता है हिंदी में अनुवाद। तो 2 + 3 हो गए। अब यहाँ पर जो आपका गद्यांश है वो कौन सा है, तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाः केंद्रम स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मय प्रस्तम संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसिद्धे मुगल युवराजा दाराशिको आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सतेषां ज्ञानाम तथा प्रभाविता अभ्यतया तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषम कराति। यह जो आपका चैप्टर है, पहला ही चैप्टर जो आपके वाराणसी वाला है वहीं से लिया गया है। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। इसका आप आराम से जो संदर्भ है लिखिएगा कि वाराणसी नामक पाठ से हमारा लिया गया संस्कृत दिग्दर्शिका से। संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। आपका समाप्त हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ से आपको संदर्भ के मिल जाएंगे। अनुवाद के लिए आप हिंदी अनुवाद में लगा करके आराम से लिखिएगा। अथवा वाला जो है आप चाहे ऊपर वाला करें या इसको करें, वैसे ज़्यादा सरल तो पहला ही है, इसको करिएगा। दूसरा है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतं महत्वं प्रयत्नम अकुर्वन् तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरणाय विचारण चायदा आदर्शनेन तत्सर्वन् अस्माकं संस्कृति। चाहे आप यहाँ से कीजिए चाहे पहला कीजिए, दोनों में से करना आपको एक ही है। नंबर आपको मिलने केवल 5 नंबर ही हैं। 2 नंबर आपको संदर्भ के और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे किसके, अनुवाद के। तो यहाँ से आपको प्रश्नोत्तर नंबर 3 भी समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 2 + 3 यानी 5 नंबर का है। तो 2 नंबर संदर्भ का, 3 नंबर अनुवाद का, 5 नंबर यहाँ से होंगे। पहला है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधा हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवानम भवति लोभा हित्वा सुखी भवेत्। चाहे आप इसको लिखें, चाहे आप लिखें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कि सभी लोग सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी अपने आँखों से सुख को भोगें, यही हमारी कामना है। तो आप दोनों में से कोई एक करिएगा अनुवाद, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 पर। प्रश्नोत्तर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपके ज़िले में जो लगा हो, जैसे हम अमेठी से हैं तो अमेठी में लगा है मेवाड़ मुकुट वाला चैप्टर। कौन सा लगा है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग में लक्ष्मी का सारांश लिखना है, या फिर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण लिखना है। दोनों में से आप एक करेंगे तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा जिनके ज़िले में जो लगा होगा खंड काव्य जो वाला, आप उसको देखेंगे। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 है, निम्नलिखित लेखों में किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। आपके सामने 3 हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको तीनों का जीवन परिचय मिल जाएगा। एक ही वीडियो में हमने बनाया है तीनों को। आप तीनों का जीवन परिचय देखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आराम से आप देख लीजिएगा। केवल उतना ही लिखिएगा, आपको 5 नंबर 3 लोग का याद कर लीजिए, तीनों में से किसी न किसी का फंस जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर जो हमारा 6 है, 6 कह रहा है दिए गए कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय था। ऊपर गद्य वाले थे, यहाँ पर पद्य वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, महाकवि सूरदास जी हैं। तो आप इनमें से किसी एक का लिखेंगे। इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक वीडियो बनी हुई है, लॉन्ग वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो भी 20-25 मिनट की है। उसमें इन तीनों कवियों के बारे में पढ़ाया गया है। आप जल्दी से जा कर के वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, तो आप पूरा तो पढ़ेंगे नहीं जीवन परिचय, जो इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं को पढ़ेंगे। आप केवल यही 6 को तैयार कर लीजिए, बस 3 गद्य से 3 पद्य से आपका काम हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो भैया देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2 नंबर का है। अब 2 नंबर अपने हाथों से आपको छोड़ना नहीं है, तो इसलिए आप लिखेंगे। तो जैसे इसमें आया है सर्वे भवन्तु वाला आया है, तो आप जो वाराणसी वाला है उसको लिखेगा कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम
कौपीनं यस्य कौशेयं सा काशी केनुपमायते। आप ये वाला आराम से लिख देंगे और 2 नंबर पा जाएंगे। आप एक आध 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस प्रकार से लिखते हैं, गलत ना हो। कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिस्य विभूषणम कौपीनं यस्य कौशेयं सा काशी केनुपमायते। आराम से इसको लिख लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस होंगे। क्योंकि भैया देखिए ये 2 नंबर आपको गंवाना नहीं है जी ना, तभी तो आप 65+ लाएंगे यार। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 8। प्रश्नोत्तर नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्न जो हैं वो 1-1 अंक के होंगे, दोनों को आप उत्तर दीजिए, 1 अंक के होंगे। यहाँ पर भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, भारत का जो संस्कृति मूल है वो कहाँ स्थित है। अगला है पुरु राजा किम आसीत, पुरु राजा कहाँ थे। ठीक है। वीर वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। चंद्रशेखरा कः आसीत, तो आप दोनों में से केवल 2 का उत्तर है, 4 है, तो आप चाहे ये वाला कर लीजिए, पुरु राजा का आसीत, चाहे वीरा केन पूज्यते तो वीरा वीरेण पूज्यते, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9 आपका है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये 7 नंबर का है, ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना भैया, 7 नंबर आराम से ऐंठ लेना है। ठीक है। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जिस पे आप लिख सकते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण पे, आतंकवाद पर, जनसंख्या पर और नारी सशक्तिकरण पर। मैंने बनाई है प्लेलिस्ट, मैंने बनाई है प्लेलिस्ट। ठीक है। प्लेलिस्ट जो बनाई है मैंने उसमें क्या है, उसमें कक्षा 10 में लगे हुए जो निबंध हैं, 8-10 निबंध मैंने पढ़ाए हैं, उसमें से आप ये 4-5 निबंध को तैयार कर लीजिएगा, तो आपके जो 4 हैं, 4 में से कोई ना कोई तो फंस जाएगा और आपके 7 नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 पर। प्रश्नोत्तर नंबर 10 कह रहा है कि अपनी विषय रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अपने मित्र को पत्र लिखिए या फिर उत्तर मध्य रेलवे में एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख है। जो टीटी है वो आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है तो आप उत्तर मध्य रेलवे में उसकी शिकायत कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसे आप करिएगा और 4 नंबर हासिल कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 है नहीं भैया, केवल 10 ही तक था। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया। अभी और 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी वीडियो मैंने आपको बताया है आप जाकर देख लीजिएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप उसको आराम से ग्रहण कर लीजिएगा। 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, तो आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आपके सामने हंसने वाली इमोजी। भैया देखिए पेपर तो नज़दीक है लेकिन हंसना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है भैया, हंसने से भी हंसी मस्त से ऐसे, इसलिए हम बना देते हैं हंसने वाली इमोजी कि थोड़ा आपका मनोरंजन भी हो जाए और आप इस प्रकार से स्माइल भी करें। देखो अच्छे लग रहे हो ना आप, हाँ जी, एकदम इसी प्रकार से हंसिए और टेंशन वेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आराम से दीजिएगा 24 फरवरी को जा कर के। उससे पहले आप मेरे चैनल पर जो 5-7 वीडियो अपलोड होंगे उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।